लोकसभा में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ आगे पढ़ना है। जो आगे पढ़ना है उसमें सबसे पहली चीज़ है लोकसभा का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार हमें पढ़ना है लोकसभा का। तो लोकसभा के विशेषाधिकार को जब हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे मेरी बात, कि हम लोग यहां पर लोकसभा पढ़ रहे हैं। लोकसभा को जो है हमने दो आधार पर पढ़ा था, संस्थागत और व्यक्तिगत। संस्थागत और व्यक्तिगत हमें पढ़ना था। हमने जो है संस्थागत व्यक्तिगत में देखा था कि यहां भी 6 चीजें और यहां भी 6 चीजें पढ़नी थी। ठीक, तो क्या क्या 6 चीजें पढ़नी थी, उसमें से एक आपका है विशेषाधिकार। तो लोकसभा का जब विशेषाधिकार पढ़ेंगे तो बोलता है कि लोकसभा के पास विशेषाधिकार किन मामलों में है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोलता है लोकसभा के पास विशेषाधिकार धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास विशेषाधिकार है। दूसरा बोलता है कि सरकार पर नियंत्रण करने के मामले में, सरकार पर नियंत्रण के मामले में भी लोकसभा के पास विशेष अधिकार है। और तीसरी चीज बोलता है जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है किसका किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का, तो इन दोनों ये संयुक्त अधिवेशन के मामले में भी लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक अधिकार होता है। देखिए यहां पर विशेषाधिकार की बात कर रहा है ना, तो वह अधिकार, जो अधिकार राज्यसभा के पास ना हो, केवल लोकसभा के पास हो, वो अधिकार लोकसभा के विशेषाधिकार कहलाएंगे। तो हमें देखना है कि कैसे लोकसभा इन 3 मामलों के आधार पर विशेष अधिकार रखती है। मतलब धन से संबंधित मामलों पर कैसे विशेष अधिकार रखती है, कैसे सरकार पर कंट्रोल करने के मामले में विशेष अधिकार है, और कैसे संयुक्त अधिवेशन के दौरान लोकसभा के पास विशेष अधिकार है। ये तीनों चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं सबसे पहले धन विधेयक के मामले में। तो ध्यान देंगे, अगर यहां पर सामान्य विधेयक होता, देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, बोलता है कि अगर सामान्य, पहले देखिए तुलना करेंगे, बोलता है अगर सामान्य नियम बनाना है, सामान्य कोई कानून बनाना है, तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। शुरुआत यहां से भी हो सकती है, शुरुआत यहां से भी हो सकती है। क्लियर है? अगर शुरुआत यहां से हुई तो यहां से पारित होने के बाद मामला राज्यसभा में आएगा। यानी अगर शुरुआत यहां से हुई तो यहां से पारित होने के बाद मामला लोकसभा में आएगा। दोनों जगहों से पारित हो जाने के बाद मामला राष्ट्रपति के पास आता है। बोलता है लेकिन जब लोकसभा से राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा के पास 4 अधिकार होते हैं सामान्य मामलों में। सामान्य मामलों में पहला अधिकार यह होता है कि वह उसको निरस्त कर सकता है। अगर यहां से पारित होकर यहां आया तो यह उसको निरस्त कर सकता है, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज, राज्यसभा उसको, ध्यान देंगे,
राज्यसभा उसमें संशोधन भी कर सकती है ना। आगे बोलता है कि राज्यसभा उसे अपने पास रख सकती है, अपने पास। कब तक के लिए? बोलता है अपने पास 6 माह तक के लिए रख सकती है, 6 माह से ज्यादा होने पर निरस्त हो जाएगा, है ना। और अंतिम बोलता है कि वह उसे पारित कर सकती है, पारित कर देगी तो फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। यह सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति में अगर शुरुआत लोकसभा से हुई तो राज्यसभा के पास 4 अधिकार है, और अगर राज्यसभा से शुरू होकर के पारित होकर के लोकसभा के पास जाता है दूसरे नंबर पर, तो लोकसभा के पास भी वही 4 अधिकार है कि निरस्त कर सकता है, संशोधन कर सकता है, अपने पास रख सकता है और पारित कर सकता है। ये 2 काम हो सकते हैं, मतलब कि बराबर अधिकार। देखिए दोनों के पास बराबर अधिकार है सामान्य मामले में। लेकिन मामला जब धन से जुड़ा होगा तो क्या होगा? देखिए बोलता है जब धन से जुड़ा होगा तो राष्ट्रपति सिफारिश करेगा। बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के कानून नहीं बनेगा, पहले राष्ट्रपति सिफारिश करेगा। अब सिफारिश कहां करेगा? केवल और केवल लोकसभा को, यानी कानून बनाने की शुरुआत लोकसभा से होगी, राज्यसभा से उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। तो कमजोर हुआ कि नहीं राज्यसभा? राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, केवल और केवल कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। अब आगे बढ़िए, देखिए लोकसभा से पारित होकर जब राज्यसभा के पास आता है तो बोलता है कि राज्यसभा के पास यह वाला अधिकार खत्म हो जाता है। यह अधिकार यानी निरस्त करने का अधिकार जो राज्यसभा के पास सामान्य परिस्थिति में था, वो अधिकार अब खत्म। क्लियर? तो देखिए राज्यसभा कमजोर हुआ कि नहीं, लोकसभा मजबूत हो रहा है। आगे बोलता है संशोधन भी नहीं कर सकती राज्यसभा, और अगर संशोधन कर भी देती, मतलब संशोधन की सिफारिश करती है, खुद बदलाव नहीं कर सकती है। इसके पास मामला आएगा तो ये इससे रिक्वेस्ट कर सकती है कि इसको बदल करके ऐसा नहीं ऐसा कर दो, और ये इसके ऊपर है, चाहे तो बदले चाहे तो ना बदले। क्लियर है? ध्यान देंगे मेरी बात। जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा के पास यह अधिकार होता है, सामान्य परिस्थिति में यह अधिकार होता है कि उसे अपने पास रख सकता है। कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने से ज्यादा होने पर अपने आप निरस्त हो जाता है ना। लेकिन बोलता है जब धन से संबंधित मामला होगा तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा उसे 14 दिनों तक केवल रख सकती है। सामान्य में 6 माह तक, धन से संबंधित मामले में 14 दिन तक। 14 दिन से, देखिए 14 दिन से जैसे ही ज्यादा होगा ये अपने आप पारित मान लिया जाएगा, और उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। अगर सामान्य स्थिति होती तो निरस्त हो जाता, 6 महीने तक रहता, 6 महीने बाद अपने आप निरस्त हो जाता। लेकिन यहां पर बोलता है कि 14 दिन बाद उसी रूप में पारित होगा। किस रूप में? जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था, है ना। तो आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे यहां पर कि लोकसभा कई तरीके से मजबूत है। पहला तो केवल और धन विधेयक केवल और केवल कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक, वो धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक, राज्यसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा में तो लाया ही नहीं जा सकता है शुरू में, तो पहले मर्तबा तो यही मजबूत हो गया लोकसभा। फिर बोलता है लोकसभा से पारित होगा, उसे निरस्त नहीं किया जा सकता।
मजबूत हो गया। फिर बोलता है राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकता, फिर लोकसभा मजबूत हो गया। फिर बोलता है कि राज्यसभा अपने पास केवल और केवल 14 दिन तक रख सकता है, 14 दिन से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो निरस्त नहीं होगा, पारित हो जाएगा। और कैसा पारित होगा? उस रूप में जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित करके भेजा था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर लोकसभा के पास धन से संबंधित मामलों में अधिक अधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है। समझ गए बात आप? तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का जो विशेषाधिकार है, लोकसभा का विशेषाधिकार 3 मामलों में है। पहला धन से संबंधित मामलों में, दूसरा मैंने बताया आपको धन से संबंधन के साथ सरकार पर नियंत्रण के मामले में, और तीसरा संयुक्त अधिवेशन के मामले में। ये 3 मामलों में लोकसभा के पास अधिक अधिकार है। तो धन संबंधी में कैसे अधिक अधिकार होता है वो आपने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, सरकार पर नियंत्रण के मामले में कैसे विशेष अधिकार होता है लोकसभा के पास, उसको देखते हैं। ध्यान देंगे, ये लोकसभा है, 543 + 2, 543 धन-2 मेंबर है ना। और ये राज्यसभा है, राज्यसभा में 233 + 12, टोटल 245 मेंबर है ना। ध्यान देंगे मेरी बात, सरकार का जो बनना होता है, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, ध्यान देंगे मेरी बात, लोकसभा के बहुमत के आधार पर होती है। राज्यसभा का बहुमत का कोई रोल नहीं है सरकार बनाने में। राज्यसभा में आपके पास सारी की सारी सीटें हो, फिर भी आप सरकार नहीं बना सकते। सरकार तभी बनेगी जब लोकसभा में आपके पास बहुमत हो, यानी लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य आपके समर्थन में हो। जब ऐसा होगा तभी सरकार बन सकती है, अन्यथा सरकार नहीं बन सकती। तो सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? लोकसभा। क्लियर है? अब ध्यान देंगे मेरी बात, इस सरकार में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर्स आते हैं। क्लियर? बोलता है कि अगर ये लोकसभा किसी के विरुद्ध, किसी एक के भी विरुद्ध, जितने मंत्री हैं सारे मंत्रियों में से या प्रधानमंत्री को, किसी एक को भी अगर लोकसभा अविश्वास उसके अंदर प्रकट कर देती है या सिद्ध कर देती है कि हमें जो है इस मिनिस्ट्री में फला व्यक्ति, मैं बात कर रहा हूं कि केवल एक का भी कर दे तब भी पूरी सरकार गिर जाएगी, और पूरे के खिलाफ कर दे तब भी पूरी सरकार गिरेगी। यानी कि व्यक्तिगत रूप से, और ध्यान देंगे मेरी बात, सामूहिक रूप से ये सारे के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री सब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा जो है चाह लेगा तो लोकसभा अगर ये अविश्वास दिखा दे कि फलाना मंत्री में अविश्वास है, हम उसको नहीं चाहते, तो केवल वो मंत्री नहीं जाएगा, पूरा का पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, सरकार बन रही है लोकसभा पर, लोकसभा के बहुमत पर सरकार बन रही है, तो इसलिए लोकसभा के सदस्य सरकार को कंट्रोल भी करते हैं। क्लियर?
जबकि राज्यसभा का उसमें किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता है, सरकार बनाने में भी नहीं होता है और ना ही सरकार को गिराने में होता है। समझ पा रहे हैं बात? न बनाने में न गिराने में। चले आगे। अब तीसरा विशेषाधिकार संयुक्त अधिवेशन के दौरान। तो देखेंगे संयुक्त अधिवेशन के दौरान लोकसभा के पास विशेष अधिकार कैसे होता है। ध्यान देंगे, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। यहां 245 है और यहां 545 है। अब देखिए, अगर कोई ऐसा कानून हो जो बनाना अति आवश्यक हो, है ना, लेकिन दोनों के बीच उसमें सहमति ना बन पा रही हो, जैसे लोकसभा ने पारित करके भेजा कि रात में 10 बजे के बाद नाच गाना डांस पार्टी नहीं होनी चाहिए, और राज्यसभा ने उसमें संशोधन कर दिया। राज्यसभा ने उसमें संशोधन कर दिया कि ठीक है, रात में 10 बजे के बाद नाच गाना डांस पार्टी नहीं होगी, लेकिन दुल्हा दुल्हन को नाचने का मौका दिया जाए। समझ रहे हैं? तो इसने संशोधन कर दिया। तो अब ये फिर यहां आएगा लोकसभा में। लोकसभा में आया, लोकसभा फिर से कह सकती है कि ठीक है, लोकसभा दोबारा उसमें परिवर्तन कर सकती है। बोलती है कि अगर आपने दुल्हा दुल्हन को नाचने का मौका दे दिया तो हम लोग उनके मम्मी पापा को भी नाचने का मौका देंगे। राज्यसभा में आया, राज्यसभा कह सकता है, फिर दोबारा राज्यसभा फिर चेंज कर दिया। बोलता है कि जब मम्मी पापा को अलाउ कर दिया तो जो है नेताओं को भी अलाउ कर दिया जाए। जब नेताओं को अलाउ राज्यसभा ने कर दिया तो फिर लोकसभा ने बोला जब नेता तो फिर जो है अभिनेता भी है। इस तरीके से पता चला कि कोई मामला है जिस पर कानून बनाना है और कानून बनाना अति आवश्यक होने के बावजूद भी दोनों में असहमति हो रही है, मतलब सहमति बन नहीं पा रही है दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। और अगर कानून बनाना आवश्यक है तो इन दोनों को इकट्ठा बुला लिया जाएगा और ये कहलाएगा आपका संयुक्त अधिवेशन कहलाएगा, ज्वाइंट सेशन कहलाएगा। ठीक। अब देखिए, बोलता है जब ज्वाइंट सेशन होगा तो इस समय लोकसभा के पास अधिक अधिकार होता है, राज्यसभा के पास कम अधिकार होता है। कैसे ऐसा होता है, कैसे यह साबित होगा कि लोकसभा के पास अधिक अधिकार है और राज्यसभा के पास कम अधिकार है, आइए उसको समझते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यह अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अब इसकी अध्यक्षता कोई करेगा। इस अधिवेशन का कोई एक अध्यक्ष होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? इस अधिवेशन का कोई एक अध्यक्ष होगा, है ना। ऐसे देखिए, अगर मान लो आप में और आपके पड़ोसी में झगड़ा हुआ, हम मान लो थोड़ी देर के लिए, और झगड़े का निपटारा करने के लिए आपके घर का आदमी कोई है
वही थाने में है, पुलिस है, या मतलब झगड़े का निपटारा करने के लिए आपके घर वाला आदमी है, तो जाहिर सी बात है कि आपका पक्ष ज्यादा लिया जाएगा। भले ही नियम कानून सब कुछ बराबर हो, लेकिन आप फायदे में रहेंगे, है ना। तो वही यहां भी है, लोकसभा और राज्यसभा में आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी, तो अब जब दोनों को इकट्ठा किया गया तो बोलता है कि कौन संचालित करेगा, सभा को कौन देखेगा, लोकसभा वाला या राज्यसभा वाला। तो जिसका आदमी संचालित करेगा, आप ये बात समझ पा रहे होंगे, वो मजबूत हो जाएगा, है ना। तो बोलता है लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और लोकसभा के स्पीकर के अनुपस्थिति में अगर ये नहीं है तो भी राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। लोकसभा का स्पीकर अगर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आप देखिए, पहला चीज कि लोकसभा से ही अध्यक्ष आएगा संयुक्त अधिवेशन का, तो जाहिर सी बात है लोकसभा मजबूत स्थिति में रहेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ें। आगे बोलता है कि चूंकि मेरा सेंटेंस सुनिए, देखते हैं कितने लोग पहली बार में समझ जाते हैं। बोलते हैं कि चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक होती है, इसलिए बहुमत पर नियंत्रण लोकसभा का ही रहता है। अर्थात क्या है? देखिए, 545 प्लस 245 इज इक्वल टू 790। 545 और 245 जोड़ दिया तो 790 आया। 790 बटा 2 धन 1 आपका हो जाएगा 396। यानी कोई भी चीज, कोई भी कानून अगर पारित करना है तो 396 सदस्य, 396 सदस्य चाहिए होंगे। ठीक, अब देखिए राज्यसभा के पास तो केवल 245 सदस्य हैं। ये लोग जो अड़चन लगा रहे थे पहले, अब ध्यान दें, अगर लोकसभा खुद अपने आप में चाहे, लोकसभा के 400 लोग तैयार हो गए, लोकसभा के अगर 400 लोग तैयार हो गए तो राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्यसभा के सारे सदस्य उस कानून के खिलाफ रहें, कोई मतलब नहीं है। अगर लोकसभा के लोग तैयार हो गए तो वो कानून पारित हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा सही नहीं है का मतलब, अगर लोकसभा के लोग तैयार ना हो और राज्यसभा चाहे पारित कराना, तो राज्यसभा पारित नहीं करा पाएगी, क्योंकि राज्यसभा के पास 245 है और चाहिए कितना? 396 चाहिए 396। लोकसभा के पास 396 से ज्यादा है, इसलिए लोकसभा अकेले दम पर संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को पारित करा सकती है, लेकिन राज्यसभा अकेले दम पर नहीं पारित करा सकती। समझ पा रहे हैं बात आप? तो इस प्रकार आप ये समझिए हमारी बात यहां पर कि लोकसभा इन 3 मामलों में राज्यसभा की तुलना में अधिक मजबूत होता है। क्लियर? ऐसे ही जब हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां पर राज्यसभा का भी विशेषाधिकार पढ़ेंगे। कुछ एक मामले ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा के पास अधिक अधिकार है और लोकसभा के पास कम अधिकार है। तो कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाएं सर्वोच्च सभाओं में से एक है। ऐसा नहीं है कि एक मजबूत है, एक बड़ी है, एक दूसरा कमजोर है।
कुछ मामलों में लोकसभा मजबूत है तो कुछ मामलों में राज्यसभा मजबूत है, बाकी सभी मामलों में दोनों के पास बराबर का अधिकार है। क्लियर? तो ये हो गया आपका जो है लोकसभा का विशेषाधिकार। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। जो आपका क्लास चल रहा है इसको आप थोड़ा सा इसको देखिए। अब चीजें चलना शुरू हो गई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस के इतने सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आप चैनल को प्रमोट करने के लिए अधिक से अधिक लोगों के पास इसको जो है